बात करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जम्मू आपको लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए बिजली की दरों को जिस तरह से बढ़ाया गया है उसका विरोध लगातार शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में बिजली की दरें बढ़ाने के मसौदे का विरोध शुरू कर दिया गया है। जम्मू में सरकार के खिलाफ सड़कों पर यूथ कांग्रेस उतरी है और प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ यहां जमकर धक्का मुक्की हो रही है। रैली निकालने की कोशिश में कई कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए जम्मू से देखने को मिली है, जहां पर धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस जमीनी पर सत्ता तक पहुंचती हुई नजर आ रही है, जमीन पर उतरती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर आप देखिए प्रदर्शनों का सिलसिला किस तरह से शुरू कर दिया गया है। रैली निकालने की कोशिश में कई कार्यकर्ता यहाँ गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस के हवाले से देखने को मिली है, जहां पर सरकार को घेरती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और इससे पहले भी महंगाई का मुद्दा लेकर ही कांग्रेस पार्टी जो है वो सड़कों पर उतरी थी, लेकिन आज यहां पर बिजली की दरों को बढ़ाने का विरोध शुरू कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं हुजूम की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली की दरें बढ़ाने के मसौदे को मद्देनजर रखते हुए ये विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है और जम्मू में सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस आज सड़कों पर उतरी है और आज गिरफ्तारियां भी दी गई हैं। साफ तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस बल यहां पर तैनात है और उसके बाद एक एक करके यहां गिरफ्तारियां भी दी गई। रैली निकालने की कोशिश में कई कार्यकर्ता यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, क्योंकि जिस तरह से भारी तादाद में कार्यकर्ता सड़कों पर पहुंचे हुए थे, आप देखिए रोष प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। गुस्से का इजहार यहां पर हो रहा है और बिजली की दरों को बढ़ाने को लेकर यह पूरा विरोध देखा गया है। इससे पहले आपने देखा बिजली की अघोषित कटौती की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी, जिसमें 9 घंटे का कट रखा गया था और उसमें बताया गया था कि राहत मिल रही है, लेकिन 3 घंटे उस कट को बढ़ाया गया, जिसमें 6 घंटे दिन में और 6 घंटे रात को वो कट लगाया गया था। अघोषित कटौती की वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन ग्राउंड से ही हमारी संवाददाता रितिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, जिस तरह से बिजली की अघोषित कटौती भी चल रही थी, लेकिन अब बिजली की दरें बढ़ाने का जो मसौदा तैयार किया गया है, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई है। इस वक्त क्या कुछ हालात हैं ग्राउंड पर? आपको बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का साफ साफ शब्दों में कहना है कि महंगाई जो है पहले की सरकारों की तुलना में इस सरकार ने ज्यादा महंगाई बढ़ाई है और बिजली पे जो ये आगे के टाइम में आने वाले समय में जो बिजली में ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है इसके रेट में, तो उसको लेके उन्होंने एक जोरदार प्रदर्शन किया है जम्मू में। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में भी वो इसी प्रकार से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे। उनका कहना है कि महंगाई ने पहले ही लोगों की कमर तोड़ के रखी है और उसपे ये बिजली के ऊपर स्मार्ट मीटर भी लगाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो भी लोगों को कहा जा रहा है करने के लिए। तो ऐसे में बिजली के खर्चे जो हैं वो किस प्रकार से हैंडल होंगे, ये एक बड़ा सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। जो गिरफ्तारियां दी गई हैं वो लोग कहां पर हैं? क्या उन्हें छोड़ा गया है या अभी भी प्रदर्शन जो है वो जारी रखा गया है? जी, प्रदर्शन तो उन्होंने शुरू किया था जम्मू के जीवन चौक में। उन्होंने प्रदर्शन यहाँ के प्रेस क्लब के पास उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया था और वो शहर की तरफ जा रहे थे, बट जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर उन्हें यहाँ पे रोका और उनके प्रदर्शन को आगे जाने से बढ़ने से रोकते हुए काफी ज्यादा समर्थक जो है कांग्रेस के, उनकी गिरफ्तारियां की गई। फिलहाल के लिए उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया है, आगे की कार्रवाई जो है वहीं पे दी जाएगी। और रितिका, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप देखिए अघोषित कटौती की वजह से लोग काफी परेशान थे, क्या लोगों का समर्थन भी कांग्रेस पार्टी को वहां पर मिला है? जी बिल्कुल, आम जनता जो है वो समर्थन में दिखी है, क्योंकि लोग पहले से परेशान है। बिजली की जो अघोषित कटौती चल रही थी उसको लेके भी काफी प्रदर्शन जो है आम जनता ने, सोशल वर्कर्स ने, काफी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसके फेवर में समर्थन किया था लोगों के साथ आके। अब जाके जो बिजली के रेट बढ़ने वाले हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं नाराजगी जो है वो साफ सुथरे शब्दों में यहाँ पे देखने को मिली है। चलिए रितिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज गिरफ्तारियां भी दी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रैली की शक्ल में यहां पर आप देखिए उग्र प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। इससे पहले महंगाई को मद्देनजर रखते हुए यहां पर प्रदर्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी कर दिया गया था, लेकिन आज बिजली की दरों को जिस तरह से बढ़ाया जा रहा है उसके विरोध में यहां पर आप देखिए धरना प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। यूथ कांग्रेस यहां लगातार धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, धक्का मुक्की यहां पर होती हुई नजर आई। पुलिस बल भारी तादाद में यहां पर तैनात रहा, लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि जिस तरह से दरों को बढ़ाया गया है क्या उसमें कटौती की जाएगी या नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से ही बड़ी खबर आपको दिखा देते हैं, जहां पर आप देखिए बदमाशों के हौसले किस तरह से यहां पर बुलंद नजर आ रहे हैं। सांबा में अपराधियों के हौसले दिन ब दिन बुलंद हो रहे हैं और बदमाशों ने डीडीसी मेंबर के 2 बेटों पर जानलेवा हमला कर दिया है। हमले में एसपीओ और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है।
और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक अभी भी फरार चल रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए एक एक करके अपराधियों पर नकेले कसने का काम होना चाहिए था, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हौसले लगातार अपराधियों के बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर डीडीसी चेयरमैन के 2 बेटों पर जानलेवा हमला किया गया है। हमले में एसपीओ और उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक अभी भी फरार चल रहा है। लेकिन क्या कुछ पूछताछ हुई है, इस पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है। साफ तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से अस्पताल के अंदर इलाज भी इनका किया गया है, क्योंकि सांबा में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं और जानलेवा हमला यहां पर किया गया है डीडीसी मेंबर है उनके बेटे पर। और डीडीसी मेंबर के बेटों पर अगर इस तरह से हमला किया गया है तो आप समझिए कि आम जनता कितनी वहां पर सुरक्षित है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे, डीडीसी मेंबर के जो 2 बेटे हैं उन पर हमला किया गया है, लोगों को यहां गिरफ्तार भी किया है, जिसमें 2 लोग बताए गए हैं कि गिरफ्तारी हुई है और एक अभी भी फरार चल रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि किस कारण की वजह से ये हमला किया गया? देखिए आशा, आपको बता दें कि ये वैसे भी शर्मनाक करने वाला वाकया सामने आया कि एक प्रोटोकॉल मायने रखता है। डीडीसी मेंबर है ये सांबा जिला के नट ब्लॉक के, और उनके 2 बेटों के ऊपर जो वो 3 युवकों ने जानलेवा हमला किया है और तेजधार हथियार से सर के ऊपर वार किए गए हैं एक बेटे के ऊपर, और उसी के साथ दूसरे बेटे के कंधे के ऊपर वार किए गए हैं। और उसके बाद गंभीर हालत में इन दोनों बेटों को जिला अस्पताल सांबा में इलाज के लिए लाया जाता है। लेकिन पुलिस ने लगातार उसके बाद कार्रवाई को तेज करते हुए बताया जाता है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, यानी 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया और एक बताया जा रहा है कि अभी भी फरार है। लेकिन किस बात पर ये कहा सुनी हुई होगी, इसको लेकर तो जो हमने डीडीसी मेंबर से बातचीत करने की कोशिश की है, जो करतार चंद जी यहाँ नट ब्लॉक के डीडीसी मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि शाम का वक्त था, मेरे बेटे घर पर ही थे और मैं एक मीटिंग अटेंड करके घर वापस आता हूँ तो कुछ युवकों ने बाहर हुड़दंग मचाया हुआ था। वो काफी ऐसे माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने मना करने की कोशिश की और जैसे ही मना किया जाता तो मना करने के बाद वो जो 3 युवक है वो तेजधार हथियार लेकर आते हैं और वो हमला कर देते हैं। और बताया जा रहा है कि शायद उकसाने की कोशिश जो वो पहले ही उनकी तरफ से की जा रही थी कि ये इसके ऊपर रिएक्ट करें और हम अपनी कार्रवाई करें। यानी हो सकता है कि उन्होंने हथियार जो वो अपने साथ पहले ही लाकर रखे हो और जैसे ही ये मामला सामने आया तो उन्होंने वैसे ही मतलब सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी घटना को अंजाम दिया। ऋषि, कुछ ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि हमने जब डीडीसी मेंबर से बात की तो उन्होंने कहा कि जब मैं डीडीसी मेंबर बना था तो 1 हफ्ते के बाद उन्हीं लोगों ने हवा में फायर भी किया था। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसी रंजिश पिछली कोई हो या कोई पारिवारिक मसला हो सकता है, लेकिन अभी तक इसकी कोई भी किसी तरह की पुष्टि नहीं हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल यही एक बड़ी जानकारी है कि पुलिस में जिस तरह से लगातार एक हड़कंप मचा कि डीडीसी मेंबर के बेटे के ऊपर हमला हुआ है, एक प्रोटोकॉल है, तो उसके बाद ही लगातार। और एक बार यहाँ दर्शकों को साफ कर दें कि डीडीसी चेयरमैन नहीं है सांबा के, ये डीडीसी मेंबर हैं जिनके 2 बेटों पर जानलेवा हमला हुआ है। ऋषि, जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे कोई पूछताछ हुई है? क्या कुछ उनका कहना है? देखिए अभी फिलहाल ये शुरुआती अपडेट है। 307 का जो मामला है वो एफआईआर 307 के तहत जो वो लगाई गई है, अटेम्प्ट टू मर्डर का ये केस जो वो डाला गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और तीसरे आरोपी को भी जो कोशिश है पुलिस की पकड़ने की वो जारी है और उम्मीद है कि वो की जल्द जो पुलिस की गिरफ्त होगा और उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। लेकिन डीडीसी मेंबर जब हमने देखा तो वो काफी ज्यादा चिंतित नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर हम डीडीसी मेंबर जो है वो जनप्रतिनिधि सेफ नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा। और उन्होंने देर रात को ही पुलिस को जो गुहार लगाई थी, ये 12-1 बजे के बीच का वक्त है जब हम अस्पताल में मौजूद थे और जब हमने पूरी स्थिति का जायजा लिया और वहां पर ये काफी परेशान नजर आ रहे थे। तमाम भाजपा कैडर के जो नेता है वो भी वहां पर पहुंचे हुए थे, क्योंकि ये भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और लगातार गुहार लगाई जा रही थी कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं जिला सांबा में कि वो आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से 2 लोगों को पकड़ा गया है इनको सख्त सजा दी जाएगी और जो बड़े स्तर पर इंटरवेंशन पुलिस ने कर दिया है तो पूछताछ करके क्या कारण है, क्या चीजें सामने आती है तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि गुहार डीडीसी मेंबर की तरफ से लगाई जा रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बेटों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन शायद ये किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुए उनके बेटे और उसी के साथ साथ आपको बता दें कि परिवार को भी टारगेट करने की कोशिश जो वो की जा रही थी। जो डीडीसी मेंबर करतार साफ तौर पर
बयां किया है अपनी दास्तां। लेकिन अब देखना यह है कि किस तरह की और धाराएं लगाई जाती है। जिस तरह से 307 का जो पर्चा है वो लगाया गया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, लेकिन इसमें क्या कुछ और चीजें सामने आती हैं, खुलासे होते हैं, ये और तो जो आने वाले शख्स वक्त फरार में पता चल रहा चल है पाएगा। ऋषि, क्या पुलिस की तरफ से कोई अभियान शुरू किया गया, कोई टीम का गठन किया गया है कि उसका पता चलाने की कोशिश की गई हो कि आखिर कौन वो शख्स है और कहां पर अभी तक फरार वो चल रहा है? देखिए, जहां पर भी होगा वो ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा, लेकिन इसने जो हमें जानकारी दी है कि नामजद लोग थे वो 2 ही बताए गए थे, लेकिन डीडीसी मेंबर का ये कहना है कि वो 3 युवक थे और 2 तो उसी टाइम जो कुछ देर के बाद पकड़ लिए गए थे जब ये हमला होता है, लेकिन तीसरे की तलाश लगातार जारी है। मुझे लगता है कि कुछ घंटों में ही जो है वो उसकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी और ये सारा मामला जो है ये पब्लिक डोमेन में सामने आ जाएगा और कारण भी पता चल पाएंगे। और सवाल यहाँ पर ऋषि ये है कि अगर इस तरह से डीडीसी मेंबर्स अगर यहाँ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके बेटों पर हमला हो रहा है, तो आम जनता का क्या, उनकी सुरक्षा का क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आम जनता तो लगातार गुहार लगाती है कि हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, हम किसी घटना का शिकार हुए हैं, किसी ने अपराधी ने अटैक कर दिया, तो इस तरह की चीजें आम जनता फेस करती है। लेकिन अगर डीडीसी मेंबर यानी प्रोटोकॉल अगर ये चीजें फेस कर रहे हैं तो फिर ये बड़ा मुश्किल है और पुलिस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि आखिर इस तरह की घटनाओं से किस तरह से पार पाना है और अपराधियों की धरपकड़ कितना जरूरी है करना। इसी को लेकर पुलिस के लिए भी एक बड़ा सबक होगा कि डीडीसी जो मेंबर है, इनके बेटों के ऊपर हमला हुआ यानी प्रोटोकॉल के ऊपर हमला हुआ है, अगर यही लोग सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। इसलिए पुलिस को अपने कार्रवाई में जो है वो और ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है, यानी अपने कार्य प्रणाली में और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर डीडीसी मेंबर्स के बेटों पर यहाँ पूरी तरह से हमला हो रहा है, जानलेवा हमला किया गया है बदमाशों की तरफ से, तो आम जनता की सुरक्षा का क्या? इस पर पुलिस को संज्ञान लेने की जरूरत है और जल्द से जल्द कार्रवाई करने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे और किश्तवाड़ से आपको दिखाएंगे किस तरह से आज एक बड़ी खबर देखने को मिली है, जहां पर आप देखिए किश्तवाड़ के चशोती गांव में दरिया पर बना हुआ अस्थायी पुल जो है वो बह गया है और पुल के बहने से यहाँ मचेल तक कई गांव का आपस में संपर्क टूट गया है। मचेल तक जो गांव जाते हैं वहां पर आने जाने का जो रास्ता है वो बाधित हुआ है और मचेल आई एक बारात का भी वापस लौटना अब नामुमकिन हो गया है। आधुनिक युग में भी आज तक पक्के पुल नहीं हो पाने की वजह से आप देखिए लोगों को किस तरह से परेशानी झेलनी पड़ रही है। जहां पर आधुनिक भारत बनाने की बात कही गई, लेकिन उस आधुनिक भारत के साथ साथ किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है, दूर दराज के इलाकों के अंदर कितनी मूलभूत सुविधाएं आम जनता को दी जा रही है, वो साफ तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जहां पर आप देखिए जिला किश्तवाड़ के चशोती गांव में यहाँ दरिया पर जो अस्थायी पुल बना हुआ था वो बह गया है और पुल बहने की वजह से मचेल माता की ओर जाने वाले जितने भी गांव हैं उनका आपस का जो संपर्क है वो टूट गया है और मचेल में एक बारात आई हुई है जिसका वापस लौटना बिल्कुल नामुमकिन यहां पर हो गया है। और आधुनिक युग में आज तक आप देखिए पक्के पुल का निर्माण नहीं हो पाया है, जो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। जहां सरकार और विभाग बड़ा दावा पेश करते हैं कि दूर दराज के इलाकों का संपर्क यहां शहरों से हो रहा है, शहरों से जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसका जीता जागता नमूना आज आप किश्तवाड़ के चशोती गांव से देख रहे हैं। जहां पर आप देखिए ये पुल बह गया है और यहां पर जो बारात आई हुई है उसका वापस लौटना भी नामुमकिन हो गया है। और इस आधुनिक युग में अगर इस तरह से गांव के हालात हैं तो जाहिर तौर पर एक सवालिया निशान जरूर उठता है। अजय शान हमारे संवाददाता किश्तवाड़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे कि राहत बचाव कार्य क्या कुछ वहां पर इस वक्त चलाया गया है? देखिए आशा, ये देर रात कहीं हादसा हुआ है। सबसे बड़ी बात जो राहत की रही है कि कोई उस समय इस पुल पे कोई चल नहीं रहा था, जिस वजह से किसी जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई इस तरह की खबर किसी ने दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आपने भी उठाया है कि कई देर से इस पुल की जो हालत को लेके बार बार बात उठाई जा रही थी कि इसकी ऑल्टरनेट पुल है उसको बनाया जाए, क्योंकि पहले से ही ये लकड़ी का पुल था जिसके लिए एक का पुल भी मंजूर किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट और खासकर ठेकेदार की जो मिली भगत है उस वजह से इस काम में देरी हो रही थी और अभी तक वहां पर मटेरियल भी टप नहीं किया गया है। बीती रात जब आया है पानी का लेवल जो भूख नाला का बढ़ गया, उसकी वजह से ये सारा वॉश आउट हो गया है और हमारे पास अभी खबरें हैं इससे 13 गांव मचेल माता का दरबार है वहां और उसके आसपास के इलाके में करीब 13 गांव है और हजारों की संख्या में आबादी है, उनका संपर्क कट गया है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि इससे चंद मीटरों की दूरी पर दूसरा एक अल्टरनेट पुल बनाया जा रहा है जिसमें कुछ समय लग सकता है। फिलहाल फंसे हुए हैं जिनका वापस लौटना नामुमकिन हो गया है, क्या उनके लिए कोई इंतजाम किया गया है कि वो अपने घर तक कैसे पहुंच पाएंगे?
देखिए, ये मचेल से एक तत्तापानी में आई बारात जिसका आज वापस जाना है, लेकिन जो हमारी उनसे बारातियों से बात हुई है उनका कहना है कि वो वैकल्पिक मार्ग ढूंढ रहे हैं कि कहीं जंगल मार्ग से होके उनको अगर रास्ता मिलता है, क्योंकि जो गुज्जर बकरवाल है पहाड़ी मार्ग से एक कच्चा पुल उन्होंने भी वहां पर टेम्परेरी बनाया हुआ है। हो सकता है कि उस मार्ग को अपनाए, लेकिन के साथ वापस जाएगी। अजय, कितने लेकिन गांव का फिलहाल संपर्क टूट गया है और लगभग कितनी आबादी है वहां पर? देखिए, ये मचेल से करीब 10 किलोमीटर पहले जशोती एरिया पड़ता है और 13 से 14 गांव बताए जा रहे हैं जो जशोती से लेके ऊपर मचेल और उसके आसपास के इलाके हैं। बड़े बड़े गांव भी हैं इसमें और करीब 3000 की आबादी इसमें फॉल करती है, जो जिनका ये जो संपर्क है पैदल रास्ते का है। अभी जो सड़क का निर्माण होना है वो भी कई बार विवादों में गिरा हुआ है, वो भी पूरा नहीं हो पाया। जो ब्राइटर पाथ है वो भी अब कहीं ना कहीं डिस्कस हो गया है इन लोगों के लिए। और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उस पर कई जो कामकाज जो उसका चल रहा है उसके तौर तरीकों को लेकर कई सवाल अब क्षेत्रवासी उठा रहे हैं। जी, सवाल ये है कि पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी वहां पर काम कर रहा होगा, लेकिन दूरदराज के इलाकों की बात करें तो पीएमजीएसवाई भी वहां पर काम करता है और सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं कि जमीनी सतह पर उतर कर देखा जाए कि काम हो रहा है। लेकिन आप देखिए, दूरदराज के इलाकों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका संपर्क जो है वो शहरी इलाकों से अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। यानी आधुनिक युग की बात तो हो रही है, लेकिन आधुनिक युग कहाँ बनाया गया है? जी बिल्कुल आशा, देखिए सरकार की ये योजना थी कि जो अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है, लोग गांव की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, ये शहर की तरफ ज्यादा आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए गांव में सुविधा उपलब्ध की जाए ताकि उनको वहां पर मूलभूत सुविधा मिले, वो शहरों की तरफ नहीं आए। लेकिन किश्तवाड़ में नहीं है, पूरा उल्ट है। इस नाले से, इस सड़क से होते हुए मचेल माता के श्रद्धालु भी जाते हैं। अब जब देर के बाद ही यहाँ पर मचेल यात्रा भी शुरू होगी, ऐसे में एक इतना सेंसिटिव पुल का अल्टरनेट अरेंजमेंट ना होना कई सवाल खड़े कर रहा है। जैसे आपने भी सवाल खड़े किए कि सरकार के दावे कागजी हैं, जमीन पर वैसे कोई हकीकत दिखती हुई नजर आ नहीं रही है। जो पुल सैंक्शन परिषद पीडब्ल्यूडी ने किया है कि जिस तरह से अजय ये पुल बह गया है, क्या कोई आला अधिकारी वहां पर पहुंचा है? मुआयना वहां पर किया गया, निरीक्षण वहां पर करने की कोशिश की गई और उसके बाद बताया गया, कोई प्रतिक्रियाएं देखने को मिली कि कब तक ये पुल बनकर तैयार यहाँ पर किया जाएगा? अल्टरनेट बेस पे अगर कोई रास्ता बनाने की कोशिश की जाए तो उसके लिए एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। जी, जैसे हमें लोकल्स की खबर मिल रही है, उनका कहना है जो अल्टरनेट ब्रिज का काम चल रहा है उसमें हफ्ते से 10 दिन लग सकते हैं। लेकिन डीसी किश्तवाड़ और एसडीएम पार्डर का यह दावा है कि जो पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर्स हैं उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2 दिनों में अल्टरनेट ब्रिज जो है उसको खड़ा कर दिया जाएगा। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन दावे ये किए जा रहे हैं कि आने वाले 48 घंटे में इस पुल को जो अल्टरनेट पुल बनाया जा रहा है, ये तो बह गया, इसकी जगह जो अल्टरनेट पुल बन रहा है छोटी में उसको खड़ा किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी क्या क्या दावे सच होते हैं कि नहीं होते हैं। 40 घंटे में ये पुल बनकर यहाँ पर किसी भी तरीके से तैयार किया जाता है जिसमें आम जनता इसका लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुल यहाँ पर बह गया है। चुशोती गांव है जहां पर आप देखिए लगातार कई गांव बसते हैं और कई तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उनका संपर्क शहरी इलाकों से बिल्कुल पूरी तरह से टूट गया है, जो एक सवालिया निशान जरूर खड़ा कर रहा है कि विभाग और सरकार की तरफ से दूरदराज इलाकों के अंदर सुविधाएं देने की जो बात कही जाती है उसका जीता जागता सबूत और नमूना आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको अमरनाथ यात्रा के हवाले से अपडेट दे देते हैं कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए किस तरह से यहाँ पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु, और श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर कश्मीर के स्थानीय लोग भी अब बिल्कुल तैयार हैं और यात्रा के इंतजामों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है प्रशासन। बेस कैंप्स और यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। लगातार इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने का बेसब्री से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की जनता इंतजार कर रही है और प्रशासन इंतजार कर रहा है। लेकिन श्रद्धालुओं के स्वागत को लेकर तैयारियां पूरी तरह से जोरों शोरों पर चला दी गई हैं और स्थानीय लोग भी अब पूरी तरह स्वागत के लिए तैयार बैठे हैं और यात्रा के इंतजामों के लिए एड़ी चोटी का जोर यहाँ प्रशासन लगाता हुआ नजर आया है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो चाक चौबंद रखने का पूरा जिम्मा जो है वो प्रशासन ने अपने कंधों पर ले लिया है। बेस कैंप्स और यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा रहा है और जाहिर तौर पर आपको बताते चले कि लगातार आप देखिए जब अमरनाथ यात्रा शुरू होती है तो किसी भी तरह की किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए कमर कसना शुरू कर दिया है प्रशासन ने। फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिदा, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से वार्षिक अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली और बेसब्री से लोग भी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इंतजार कर रहा है, लेकिन किस तरह से पूरे इंतजाम? जी बिल्कुल आशा, देखिए अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो पूरा देश जो है वो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन किस तरह से पूरे इंतजाम?
बारे में आपको बता दूं कि एक अच्छी खबर है, अच्छी तैयारी प्रशासन है लगी हुई है। इस साल के बाद कोविड-19 2 साल विराम रहा है, जो है और खतरा हो गया। 2 साल के बाद श्रद्धालु जो है पहलगाम के रास्ते से होकर अमरनाथ श्री अमरनाथ बाबा के दर्शन करेंगे। आस्था होती है, हर कोई मन में कोई न कोई चीज लेके वहाँ पे जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि इस यात्रा के लिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ लोकल लोग हैं, वो बड़ी बेसब्री से पहले करने का इंतजार कर रहे हैं। और लोग कहते हैं कि 2 साल हमने यात्रा नहीं देखी थी, तो 2 साल जो है पहलगाम खामोश रहा, पवित्र रास्ता खामोश रहा। 2 साल के बाद बाबा के नारे जो है वो गूंजेंगे, 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार, बम बम भोले के नारे जब वहाँ पर गूंजेंगे तो कहीं न कहीं पे ऐसा लगेगा कि हाँ 2 साल के बाद यात्रा शुरू हुई है। फिदा, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए गए हैं? क्योंकि ज्यादातर सांस भी फूलना शुरू हो जाती है जितने भी श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं। कार्डियक अरेस्ट कई बार हो जाता है श्रद्धालुओं को, उससे मद्देनजर रखते हुए जो बड़ा दावा यहाँ पर पेश किया गया है, क्या उस बड़े दावे पर काम भी किया गया है जमीनी सतह पर? स्वास्थ्य विभाग को लेकर किस तरह से वहां पर पूरी जानकारी? प्रशासन जो है पहले ही मीटिंग ली है और सभी तैयारियां जो है मुकम्मल की गई है। यात्रा के हवाले से बिजली, पानी और जितनी भी चीजें हैं स्वास्थ्य के हवाले से मीटिंगें ली गई है। लेकिन यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो काफी इंतजार में होते हैं कि यात्रा कब आएगी, गाड़ी वाले जिससे आते हैं, घोड़े वाले और जो वेंडर्स होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स जो लगते हैं, जिनकी रोजी रोटी जो है वो काफी ज्यादा एक साथ है, वो इसमें इंतजार है। अब पहला करेंगे, हम उनका फूल देंगे। और फिदा, इस बार भवन के अंदर अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी लोग पहुंचेंगे, कुछ एक आध बदलाव भी देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि शीशा वहां पर इस्तेमाल में लाया गया है, यानी मिरर जो है वहां लगाया गया है। क्या जाली की तरह वहां पर लगाया गया है? किस तरह से बदलाव किया गया है वहां पर? अब देखिए आशा, अगर हम जो पहलगाम से होते हुए पवित्र गुफा तक जो रास्ता है और वहाँ पर हर जगह पे किस तरह की जो सुविधाएं है, किस तरह की सहूलियातें हैं, उन सब पर चर्चा की गई है। लेकिन अब जिस तरह से मैं कहता हूँ कि जिस तरह से आम लोग कहते हैं कि पहले जत्थे का इंतजार, और पहला जत्था काफी ज्यादा खुश होता है। वो ये कहते हैं कि हम पहले लोग हैं, हम खुशकिस्मत लोग हैं जो बाबा के दर्शन करेंगे, पहला दर्शन करेंगे, तो उसके बाद उनके चेहरे जो है खुशी से झलक उठते हैं। लेकिन यहाँ पर आशा सबसे पहले मैं आपको जिस तरह से मैंने कहा कि लोग जो है इंतजार कर रहे हैं अमरनाथ की यात्रा का, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पहला जत्था जम्मू पहुंचेगा और जम्मू से जब वो पहला जत्था पहलगाम पहुंचेगा, बालटाल पहुंचेगा, तो उसके बाद ही कहीं न कहीं का जो रौनकें है वो लौट आती है। और जब जत्थे में श्रद्धालु होते हैं तो उनका मन जो है व्यापारियों और कारोबारियों के चेहरों पर कहीं ना कहीं खुशी जो है वो देखने को मिल सकती है फिदा, क्योंकि कोरोना काल के दौरान उनका व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका था। और एक बार फिर से अगर अमरनाथ यात्रा अच्छे से हो जाती है, भारी तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, तो उनका कारोबार भी पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जिस तरह से जो 2 साल जिनकी कोविड की महामारी सबको याद है, कोविड की वजह से यात्रा की हो पाई, जिसका असर में जो वहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। हालांकि मैं आपको पिछले साल की याद दिला दूं, जब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ जट्टू को आने की अनुमति दी जाएगी, इजाजत दी जाएगी, लेकिन बाद में कहा गया कि ऑनलाइन। लेकिन पहलगाम के लोगों ने कहा कि अगर यात्रा होगी तो यात्रा बालटाल से भी और पहलगाम से भी होनी चाहिए। इससे ये अंदाजा लग जाता है कि वाकई तौर पे जो पहलगाम और उसके आसपास के इलाके के लोग या पूरे कश्मीर घाटी के लोग या पूरे वादी कश्मीर के लोग इस दिन का इंतजार होता है और यात्रा का इंतजार होता है कब यात्रा होगी। और उससे कहीं न कहीं पे जो रोटी है, चाहे वो पहलगाम की, जिस तरह से मैंने कहा कि चाहे वो घोड़े वाले हो, गाड़ी वाले हो, छोटे वेंडर्स है, इसका इंतजार करते हैं। और वो ये कहते मतलब हर किसी को राहत मिलती हुई नजर आएगी। फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो पूरी तरह से जानकारी दे रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने किस तरह से यहाँ पर कमर जो है वो कस ली है, और जाहिर तौर पर कारोबारी जितने भी लोग हैं उनका अब कारोबार पटरी पर लौटता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़ जाएंगे। अब सरकार की रांजल लिफ्ट इरिगेशन स्कीम हाथी की तरह यहाँ साबित हो रही है। सफेद हाथी की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि जो दावा पेश किया गया था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं
नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस उद्देश्य को लेकर सरकार ने स्कीम पर करोड़ों रुपए खर्च किए थे, वो उद्देश्य फिलहाल पूरा नहीं हुआ है। और किसानों के मुताबिक 1988-89 में जब इस लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब स्थानीय लोगों में खुशी की लहर थी। लेकिन 33 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्थानीय किसानों को इस लिफ्ट इरिगेशन का पानी उपलब्ध नहीं हुआ है। और इन लोगों का आरोप है कि दरिया चेनाब से पानी को लिफ्ट करने के लिए यहां पर 7 से 8 पंप लगाए गए थे, लेकिन मौजूदा समय में केवल 1 या 2 पंप ही काम करते हैं। हमारा ब्लॉक पड़ता है मथुआर। यहाँ ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम बनी है रंजन के नाम पर, काफ़ी मतलब 88 को बनी थी ये। उसके बाद यहाँ पंप लगे हैं, हमारे जो सबमर्सिबल पंप है नीचे लिफ्ट करते हैं, वो हैं 7, जिनमें से आप अभी देख के आए हैं, अंदर देख कर आए हैं कि 2-3 चल रहे हैं आज। मतलब 3 में से एक जो है वो मतलब आधे से ज़्यादा पानी नीचे ही गिरा रहा है। ये मतलब आगे हमारा सीजन आ रहा है धान का, लेकिन ऐसा लगता है कि इससे हमें पानी ना चले, ये स्कीम बंद हो जाए तो लोग मतलब मुंजी की जगह मक्की लगाएं, बाजरा लगाएं, कोई मांस लगाएं और कोई फसल लगाएं, जिससे कि उनके पानी की उम्मीद ना हो। क्योंकि जब भी ये सीजन आता है हमारा, तो ये यहाँ पंप हर बार यही हाल होता है कि 1 या 2 पंप चलता है, या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 भी आज चल रहे हैं 3, लेकिन 3 की उम्मीद कम रहती है हमें, क्योंकि नहर तो बहुत दूर तक बनी है, लेकिन हमारे यहाँ रंजन तक भी पानी नहीं पहुँचता यहाँ से, क्योंकि कम से कम 3 पंप चले तो रंजन तक पानी जाता है, उसके आगे तो मतलब नहीं कोई जानेगा। तो इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार से भी यही अपील करते हैं कि यहाँ तो इसका कोई सख्ती से संज्ञान लें, जिससे कि ये पंप की जो ये सिस्टम है ये थोड़ा चेंज करें, यहाँ बड़े पंप लगाएं, जिससे कि लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके, क्योंकि यहाँ सीजन में लोगों को पानी बिल्कुल नहीं मिलता है। सर 1988 में ये जो है इरिगेशन, रंजन इरिगेशन बनी थी, नहर जो ये बनाई गई थी। 8 पंप है इसमें, 1 पंप चलता है, जहाँ 2 भी नहीं चलते, 1 ही चलता है। लोगों में काफ़ी खुशी थी जब ये बनी थी, तो पानी जो था ये हमें लगता था कि बंतलाब नियर वार्ड के बंतलाब तक ये पहुँचेगा, रैपर तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा। ये सिर्फ मैं आपको बता दूँ कि 1 किलोमीटर ही है जब इसका पानी जाता है और आगे इसका पानी नहीं जाता। बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत दुखी हैं इससे। पानी लोगों तक पहुंचता नहीं है, सारा पानी चनाब का पाकिस्तान में जाता है। उसकी ज़रूरत नहीं है, पानी नहर में आए उसकी ज़रूरत है, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों की फसल इससे के काम आ सके। हमने वहाँ पे जाके देखा जो पंप हैं उनकी खस्ता हालत, मतलब ऐसे बिल्कुल मैंने वही आपको बताया कि इधर कुछ रिपेयरिंग ही नहीं है। 8 पंप है, 1 चलता है। तो काइंडली आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंट से कि ये जो है इस पे पंप जो है इसके ज़्यादा वर्क करें, ताकि नहर का जो पानी है वो 1 किलोमीटर तक नहीं जाए, जहाँ तक बनी है वहाँ तक पहुँचे और लोग जो हैं थोड़ा खुशी की सांस। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।